हेलो गाइस, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। क्या वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है या फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो प्रश्न को समझ लीजिए कि पियाजे के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में। अमूर्त संकल्पनाएं क्या होती हैं? तो अमूर्त संकल्पनाएं वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो दिखाई नहीं देती, जिनका अमूर्त तरीके से चिंतन किया जाता है, और जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो मूर्त कहलाती हैं। तो आप इन चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट करेंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो कमेंट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे इनकी जो अवस्थाएं हैं उनकी उम्र थोड़ी सी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, इसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। और उसके बाद आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। और नेक्स्ट आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि होती है 11 से 15 या फिर 16 वर्ष। जी हाँ, 15 मिल जाए तो आप 15 लगा सकते हैं और 16 भी लगा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त तरीके से सोचना शुरू कर देता है, मतलब जो चीज़ें उसको नहीं दिख रही हैं उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। सिंपल सा है, आप सभी लोगों का सही है, एक दो का गलत है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, लगभग 11 से 15 या 16 वर्ष की अवस्था में होता है, तो पियाजे ने बताया कि बच्चा अमूर्त तरीके से सीखता है, यानी कि अमूर्त चीज़ें जो उसे दिखाई नहीं दे रही हैं उनके बारे में भी बात कर सकता है वो। ठीक है जी, या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो बताएंगे दोस्तों कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? जी हाँ, कमेंट करें। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं विकास की बात करता हूँ तो आप सभी लोग जानते हैं जो विकास होता है वो आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि बचपन से लेकर और मृत्यु तक उसका विकास चलता रहता है, किसी ना किसी क्षेत्र में उसका विकास होता रहता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि ये निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और आपको बताना है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने 2-3 क्वेश्चन जो थे वो आपको अवस्थाओं से लिए थे, क्योंकि अवस्थाओं से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आगे के प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये अवस्था कौन सी हो सकती है। क्या यह संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इन सभी अवस्थाओं की जो अवधि है, यानी कि जो ईयर है, वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, तो उसको दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में जब बच्चा चिंतन प्रारंभ करता है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो क्या होती है दोस्तों? जी हाँ, वो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। जी हाँ, 7 से 11 वर्ष, इसको आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे
क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि ये घंटी वाला आपको बटन दिख रहा होगा उसको जरूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो लाइव क्लास होगी ना वो आपसे मिस नहीं होगी, आप किसी भी लाइव क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जी हाँ, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। कक्षाओं में जो खेल विधि है वो किस पे आधारित है दोस्तों, ये आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों की पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। तो बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खेल विधि की, तो खेल विधि की जब हम बात करते हैं तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो सकता है आपको नहीं पता हो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट आंसर दे दिया, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यदि आपको नहीं पता ना तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको प्रश्न नहीं पता होता है और आप बस तुरंत की तुरंत देखा और बस भूल जाते हैं। लेकिन उससे भी लिखने से अच्छा, अगर मैं कहूँ आप कॉपी में नोट करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। आपके लिए उपाय ये है कि यदि आप इस प्रश्न को, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है या फिर आपको नहीं पता है, उस प्रश्न को आप जब भी पढ़ते हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, तो अपने माइंड में 4-5 बार उसको रिकॉल करिए, 4-5 बार बोलिए। आई होप आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जी हाँ, आपको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सोच समझ के करना दोस्तों। जी हाँ, सोच समझ के करना दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि समूह के सदस्य कब होते हैं। तो समूह बनाना शुरू करता है कब? समूह बनाना शुरू करता है बाल्यावस्था में, लेकिन इसमें समूह की बात नहीं की जा रही है। बात क्या की जा रही है? सक्रिय सदस्य। समूह के सक्रिय सदस्य बनता है किशोरावस्था में। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। और यदि दोस्तों आपको आता है प्रश्न कि कौन सी अवस्था में बच्चा समूह बनाना शुरू करता है, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था, लेकिन सक्रिय सदस्य जब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ये प्रश्न भी आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन भरा प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप गलत कर सकते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, इसी से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए और यहाँ पे एक बार शेयर कर दीजिए अपने भाई बहनों के लिए। जी हाँ, अब बात करेंगे इस प्रश्न की कि क्या दोस्तों वह खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। तो ध्यान रखेंगे जब संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो संज्ञानात्मक विकास को विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न ये आता है कि बच्चे के सामाजिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो आप लगाते खेल के मैदान में। सामाजिक विकास आए तो आप लगाएंगे खेल के मैदान में, और विद्यालय एवं कक्षा में आता है तो आप लगाएंगे संज्ञानात्मक विकास के लिए। ये दोनों प्रश्न आप अपने माइंड में एकदम से सेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। दोस्तों ध्यान रखें, जहां पर नहीं होगा वहां पर आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले ही। क्या सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्याजे ने क्या दिया था? प्याजे आप जानते हैं, प्याजे ने अवस्थाएं दी थी, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ पे अवस्थाएं जब बताई थी तो उन्होंने बताया कि बच्चे को अनुभव भी होना चाहिए, बिल्कुल संतुलन भी होना चाहिए, लेकिन सामाजिक संचरण के बारे में प्याजे ने कोई किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। और अगर सामाजिक संचरण अगर इसमें दिया है तो ये आपका गलत आंसर है और यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं, जो गलत है वो आपको बताना है। और सामाजिक संचरण की जब बात आती है तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सामाजिक संचरण के बारे में किसने बताया, तो आप क्या लगाएंगे? बाइगोस्की लगा देंगे दोस्तों, ठीक है, बाइगोस्की लगाएंगे अगर सामाजिक संचरण आता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? क्या वह किशोरावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, युवावस्था है या फिर बाल्यावस्था है? बताएं दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ये तो आपसे रिलेटेड है, बिल्कुल आप भी इस अवस्था से गुजरे होंगे, तो आई होप आपने थोड़ा सा अगर नोटिस किया होगा कि किस अवस्था में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लोग से झगड़ा करने का मन होता है, अपने से बड़े जो कहते हैं वो बात हमेशा गलत लगती है और अपना जो खुद करते हैं वो सही लगता है। ऐसा कब होता है, किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों सिंपल है, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किशोरावस्था में दोस्तों, किशोरावस्था में इस प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? नहीं है दोस्तों, और हमेशा मैं आपसे कहता हूं जहां पर नहीं दिखे वहां पे तुरंत अंडरलाइन करिए, क्योंकि यही आपके प्रश्न को गलत कर देता है कभी कभी। बताएंगे इस प्रश्न के लिए। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं? बताएं। सृजनात्मकता की बात की जा रही है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, सृजनात्मकता की बात की जा रही है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो सृजनात्मकता के लिए खेल परिभाषित करता है, बिल्कुल सही है। भाषण से भी सृजनात्मकता आती है, कहानी लेखन से भी सृजनात्मकता आती है, लेकिन आपका निर्माण संबंधी क्रियाओं से सृजनात्मकता नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी एकदम से गलत होगा। और इसमें पूछा है जो नहीं है वही आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करिए। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जो आपके प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको 3-4 प्रश्न लिए हुए हैं। जी हाँ, अब बात करेंगे क्या वह दल या समूह में रहने की अवस्था है, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था? बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? बताएं, बताएं दोस्तों। जी हाँ, बताएं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, खेलने की अवस्था अगर हम बात करें, बिल्कुल बच्चा खेलता है इस अवस्था में, प्रश्न भी करता है, अध्यापक से या फिर अपने से बड़ों से प्रश्न करता है बच्चा बाल्यावस्था में, बिल्कुल सही है। अनुकरण करने की अवस्था, अध्यापक जैसा करता है बच्चा वैसे ही करने की कोशिश करता है, उसके माता पिता जैसे करते हैं बच्चा वैसे ही करने की कोशिश करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी एकदम से करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, दल या समूह में रहने की अवस्था, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, एकदम से सही हो जाएगा। जी हाँ, और आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हमारा होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बताएंगे।
बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों अगर इस वीडियो को, जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, इससे संबंधित यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। और सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा को हमेशा फ्री होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग शिक्षा को हमेशा फ्री होना चाहिए। कुछ लोग शिक्षा को बिजनेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी हाँ। अब बात बताएंगे कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले ये बताइए कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। कमेंट करें, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। कमेंट करें, कमेंट करें, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत की, तो ये दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो आप इसको याद रखेंगे। और अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, ये उसका क्या है, संज्ञान है, उसके सोचने समझने का तरीका है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ध्यान रखेंगे। खनिजों, पशुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों, इनको पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ये प्रश्न आपका कई बार आता जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है। क्या वह प्रत्यक्षण है, समायोजन है, समावेशन है या स्कीमा है। कमेंट करें। इंपोर्टेंट प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अब बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। कमेंट करें। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो ध्यान रखें, ये आपका समायोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह आपका समायोजन है दोस्तों, समायोजन, समायोजन, समायोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है। मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या फिर अभिव्यक्ति, बताइए। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके आज के जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। सार्वत्रिक का मतलब है कि सर्व, मतलब सभी जगह विद्यमान है। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों। जी हाँ, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों का गलत हो रहा है, कुछ का सही हो रहा है। तो ध्यान रखें, अगर मानवीय मूल्यों की बात की जाए जो कि प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, सभी जगह विद्यमान हैं, तो उसके विकास का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। हम जब अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति प्रत्येक जगह होती है, प्रत्येक मनुष्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति करता है, हर प्रकार से करता है। तो ये क्या है, अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। जी हाँ, आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। आप सभी लोग जानते हैं कि मैकडूगल ने कितने संवेग दिए थे, तो आप सभी लोग जानते हैं 14 संवेग दिए थे। जी हाँ, लेकिन 14 संवेग में से जिज्ञासा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। कमेंट करें। जिज्ञासा, देखिए भय, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। तो अगर हमें भय है तो भय को जानने की इच्छा है भाई। भय से तो यानी डर लगेगा, और क्यों भाई, उसको जानने की इच्छा हो। घृणा, हमें किसी से घृणा हो रही है, बहुत मतलब गंदी चीज़ पड़ी हुई है, घृणा होगी, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, नहीं, ये जिज्ञासा नहीं होगी। जिज्ञासा का संबंध इससे नहीं होगा।
भूख, भूख से भी इसका संबंध नहीं होगा, आश्चर्य से होगा। कोई आश्चर्यजनक आपने चीज़ देखी तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है, और इसके बारे में और क्या क्या हो सकता है, ये कहाँ से आई, कैसे बनी, उन सारी चीज़ों के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे। तो यानी कि जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, कमेंट करें, बताएं दोस्तों। देखिए शैशवावस्था, अगर हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो अवधि क्या होती है, 0 से 5 या 6 वर्ष। 0 से 5 या 6 वर्ष का अगर जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है दोस्तों, बिल्कुल सही है। बच्चा बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, बहुत जल्दी सीखता है। और कहा भी जाता है कि जो बच्चा होता है उसका जो माइंड होता है वो 90% शैशवावस्था में विकसित हो जाता है, ये कहा गया है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जानने की इच्छा होती है, हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम से करेक्ट है। और अनुकरण द्वारा सीखना, बच्चा सारी चीज़ें अनुकरण द्वारा सीखता है लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था नहीं, वही आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके क्लियर हुए होंगे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सॉरी, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। और यदि आपने बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी कोई भी लाइव क्लास स्टार्ट होती है तो। जी हाँ दोस्तों, और तैयारी करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका जब भी हो आपको बहुत अच्छे स्कोर के साथ सीटेट 2020 के लिए कवर करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है 2 बार एग्ज़ाम होना। तो आपके लिए जब एक ही चांस मिलता है तो एक ही चांस में इतना अच्छा स्कोर करना है कि दोबारा की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब 120 प्लस का स्कोर कर दिए, फिर आपको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे और होना चाहिए। तो 120 काफ़ी होते हैं, 120 से अगर आपके ऊपर होते हैं सही नंबर होते हैं, बहुत अच्छे नंबर आपके, ठीक है। तो आई होप आपके इतने नंबर आएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बने रहना है श्री गुरु एकेडमी के साथ, आपको जितना पढ़ाया जाए आपको उतना क्लियर करना है दोस्तों। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।